मित्रों नमस्कार। आप देख और सुन रहे हैं रेडियो बूस्ट। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट रितु कपूर। आप एक अनुभवी अधिवक्ता हैं। गुड़गांव, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही हैं लीगल एडवाइसेस को देकर। आपकी अपनी एक लीगल फर्म है जिसमें बहुत सारे लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इससे पहले भी रेडियो बूस्ट पर शायद आपकी मुलाकात इनसे हुई हो। हमने कई सारे विषयों पर आपसे बातचीत की थी, लेकिन आज हम एक खास टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। वो टॉपिक है महिलाएं इस समय बराबर की भागीदारी कर रही हैं सर्विसेज में भी, सेवाओं में भी, नौकरी में भी। और ये तय है, मैं भारत की बात करूं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करूं, महिलाएं पुरुषों के समाज में पूरी तरह से सुरक्षित कभी नहीं रही। भारत की बात नहीं, दूसरे देशों में भी कई तरह की हिंसा का शिकार उन्हें होना पड़ता है। भले ही वो इस बराबरी की लड़ाई में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने चैलेंजेस आते हैं। और इन्हीं सब चैलेंजेस को ध्यान में रख के सरकार ने भी कई तरह के कानून बनाए हैं ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। हर ऑफिस में एक खास तरह के व्यक्ति को, एक एग्जीक्यूटिव को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है, खासतौर पे जो लेडी एग्जीक्यूटिव होता है, कि वो इन सारे केसेस को ठीक से देखे कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो। मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे ये चाहूंगा, इस तरह के कानून हमारे देश में कब बने और इन पे कब एक्शन शुरू हुआ? कब ये महसूस किया गया कि अब इस तरह के कानूनों की जरूरत है? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सर, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और रेडियो बूस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हर बार ये एक साथ देते हैं हमारा कि सोसाइटी तक ये मैसेज पहुंचाना। इट इज़ अ वेरी नोबल कॉज। एंड जैसे कि आपने बात कही कि हाँ, महिलाओं के लिए हमेशा ये बहुत चैलेंजिंग रहा है। पहले भी बहुत था। मेरी खुद की मदर जो थी वो शुरू से वर्किंग वूमेन रही हैं, तो हो सकता है कुछ चैलेंजेस उन्होंने भी उस टाइम पे फेस किए हों, बट हम बहुत छोटे थे, हमें पता नहीं है या कुछ। बट हाँ, अब एज अ एडवोकेट हम लोग बहुत सारी और भी चीज़ें देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं। और अगर हम बात करें तो जो आपने अभी बोला कि अगर उनके काम की जगह पर जहाँ वो सर्विस कर रही हैं, उससे रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ जो कानून गवर्नमेंट ने जो लागू किया है अभी रिसेंटली 2013 में, वो है पॉश, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इसके पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। जैसे कि वो बैकग्राउंड ये है कि एक सोशल वर्कर थी, उनका नाम था भवरी देवी। भवरी देवी एक उनकी ड्यूटी थी टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज। तो अपनी वो ड्यूटी को निभाते हुए उन्होंने एक कम्युनिटी थी जहाँ पर 1 साल की बच्ची की शादी की जा रही थी। राजस्थान में बहुत कॉमन बात है। हाँ, वहाँ पर भी, या बहुत, मैं एक पर्टिकुलर नहीं, काफी जगहों पर ऐसा है, बहुत स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर ये सब चीजें बहुत कॉमन है। तो उन्होंने अपनी जब वो ड्यूटी निभाते हुए उन्होंने उस शादी को रोकने की कोशिश की, तो वो जो कम्युनिटी के लोग थे वो ये बात सहन नहीं कर पाए कि हाउ कैन वन वुमेन कैन इंटरफेयर एंड स्टॉप अस। उसकी हिम्मत कैसे हो गई हमें रोकने की। और उन्होंने पुलिस भी बुला ली थी भवरी देवी ने, और काफी कुछ वो किया था। उन्होंने पूरी अपनी कोशिश की कि मैं उस बच्ची की शादी रोक लूं, 1 साल की बच्ची की। तो वो उस कम्युनिटी के लोगों ने आउट ऑफ रिवेंज उनके साथ एक बहुत ही भयानक एक वो हुआ कि शी वाज गैंग रेप्ड। एंड उस पे जब उन्होंने आवाज उठाई, ये बात है 1992 की, जब आवाज उठाई, बहुत सारी उनके पति, उनकी सहेलियां, उनके आसपास के लोगों ने, सबने बहुत साथ दिया। तो भवरी देवी का ये कहना था कि मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी, मैं कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, वो मेरी ड्यूटी थी। ऐसे ही मेरी तरह और भी बहुत महिलाएं होंगी जिंदगी में आगे चलकर, तो वो तो अपनी ड्यूटी करते हुए डरेंगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई कानून आना चाहिए। तो जब ये बात उठी तो एक एनजीओ भी थी, उन्होंने भी भवरी देवी का बहुत साथ दिया। PIL हुई वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, तो एक
गाइडलाइंस आई जो कि उनका नाम था विशाखा गाइडलाइंस। बिल्कुल। विशाखा गाइडलाइंस के अंदर जो लिखा हुआ था यही था सब कुछ कि एम्प्लॉयर्स को क्या क्या फैसिलिटीज देनी है, क्या क्या उनको ध्यान रखना है, टाइमिंग्स का ध्यान रखना है, उनको आने जाने की उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी उनको, अगर महिलाएं हैं उनके अगर वहाँ छोटा पे, बच्चा है तो उसके लिए अगर क्रेडिल छोटा भी है, एक्सेट्रा। तो सारी चीजें उनको उसमें विशाखा गाइडलाइंस के अंदर लिखी गई जहां पर एम्प्लॉयर की ड्यूटी बताई गई। लेकिन क्या हुआ कि वो जो हमारे इंडिया में जैसे कहते हैं ना कि जब तक कोई बहुत ज्यादा चीजें हम लोग दुर्घटना का इंतजार करते हैं। इंतजार या फिर ऐसा कि बहुत ज्यादा कोई डंडा नहीं है, हाँ हाँ। ठीक है वो गाइडलाइंस पड़ी हैं हम कर लेंगे, हम ओके। इम्प्लीमेंटेशन का इतना वो नहीं था। बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसके बाद जब हमारे यहाँ 2012 में बहुत ही एक दर्दनाक एक किस्सा हुआ जो निर्भया का केस था। निर्भया का केस हालांकि कहीं पे भी वर्क प्लेस से रिलेटेड नहीं था, बट उसने एक तरह से चिंता हो गई सारी दुनिया में, हमारे यहाँ तक कि भारत में ही नहीं सारी पूरी दुनिया में बहुत ही भयानक ऐसा वो था कि सबको लगा कि महिलाएं ऐसे तो सुरक्षित नहीं है। तो जो बहुत सारी लड़कियां हैं जो रात को भी काम करती हैं, वर्क प्लेस पे उनका टाइमिंग्स ऐसे हैं, भाई कॉल सेंटर्स में लड़कियां काम करती में है और उनकी कई लोगों की बहुत जरूरत है उनके घर उसके बिना काम नहीं चल सकता, उनके बिना काम नहीं चल सकता, उनका काम करना उनकी एक जरूरत है। तो इसलिए ये पॉश एक्ट का निर्माण हुआ 2013 में। और जब से ये पॉश एक्ट आया है, ये पॉश एक्ट ये बोलता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा एनजीओ या कोई भी ऑफिस जिसमें 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, इररेलेवेंट टू फीमेल और मेल एम्प्लॉइज, अगर आपके पास 10 एम्प्लॉइज हैं या 10 से ज्यादा, तो इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू कंप्लाई विद दिस लॉ, विद दिस एक्ट। अगर ये कंप्लाई नहीं किया जाएगा बाय दैट इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, तो देयर लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड, गवर्नमेंट कैन डेफिनेटली टेक एन एक्शन। उनकी अगर कोई कंप्लेंट होती है और वो जाके वहां पर देखते हैं और कोई पॉश एक्ट का कुछ भी कंप्लायंस नहीं है, तो हैवी पेनल्टी लग सकती है उनको और उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कानून की तरफ से ये तो ऋतु जी एक बैकग्राउंड रहा जिस आधार पर ये सोचा गया कि महिलाओं को वर्क प्लेसेस पे कई तरह की डिफिकल्टीज होती हैं। लेकिन मैं भी नौकरी करता रहा हूँ, मैंने भी महिलाओं को ऑफिस के माहौल को देखा है। होता क्या है, कानून बनाने से शायद हमारे देश में बात उतनी नहीं बनती, प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन, और लोग उसमें लूप होल सबसे पहले खोजते हैं। मैंने ये देखा है, बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूं, बैंकिंग सेक्टर शायद महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित है क्योंकि पब्लिक डीलिंग होती है, हर वक्त वो लोग काम कर रही होती हैं। लेकिन वहाँ पर भी कई बार कस्टमर्स, कई बार आपके सीनियर्स, कई बार आपके सुपीरियर्स आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिस व्यवहार को बहुत आसानी से तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि ये महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात थी या नहीं थी। बहुत सारे कंफ्यूजन्स इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसका एक मैं अपनी बात पूरी करूं, आप रिएक्ट करेंगी। इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि ये कानून कायदे तो बना दिए जाते हैं, लेकिन उसकी कोई हैंडबुक, उसकी कोई जानकारी महिलाओं तक नहीं पहुंचती। सर यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी कि पॉश एक्ट एक बहुत ही पतली सी एक एक्ट की, बेयर एक्ट की एक किताब है जो कि अब वैसे नेट पे भी बहुत इजीली अवेलेबल है, लोग खरीद भी सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और पॉश एक्ट के अंदर ये बकायदा ये लिखा गया है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू गेट दीज काइंड ऑफ सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स डन, टू गेट दीज ये सेमिनार्स के लिए और वर्कशॉप्स के लिए हम भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ इम्पैनल्ड हूँ फॉर दिस पॉश एक्ट एज एन एक्सटर्नल मेंबर। तो वहाँ पर हम जाकर इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाते हैं कि ये क्यों है, क्या है, कैसे काम करता है और आपको किसको अप्रोच करना है अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो। और बाकी आपका एक क्वेश्चन था कि आपने कहा कि
महिला, ये डेफिनेशन क्या आती है हमें पता नहीं चलता बड़ी है। हाँ, confusing ये है बड़ी ये। कंफ्यूजिंग है। ये हाँ। आपने बिल्कुल सही कहा सर। एक्चुअली जो पॉश एक्ट के अंदर डेफिनेशन है, मैं उसके बारे में जरूर बोलना चाहूंगी कि जो पॉश एक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि किसी भी तरह का कोई भी एक्शन, कोई टच, कोई भी जेस्चर, कोई वर्ड, इवन स्टेयर, एनीथिंग, एक तो वो रिपीटेडली हो रहा है या फिर वो वेलकम्ड नहीं है। जो भी कोई ऐसी चीज, एक यहाँ तक एक वर्ड भी जो वेलकम नहीं है सामने वाले से की तरफ से, उस महिला की तरफ से, आपके जो कलीग है, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आता है। इफ इट इज नॉट वेलकम, जो हमारी पिंक मूवी बनी थी, बिल्कुल बनी वो इतनी अच्छी मूवी थी इस चीज के ऊपर कि उसने ये डेफिनेशन क्लियर किया था कि अगर कोई औरत आपके साथ बैठी है, वो अगर आपके साथ खाना खा रही है, ड्रिंक ले रही है, या आपके साथ कहीं थोड़ी देर बाहर चली भी गई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी तरफ से हाँ हो गया है और वो आपको मैसेज है एक तरह से। तो नो मीन्स नो। उन्होंने यही कहा, उसके अंदर यही क्लियर किया कि नो, चाहे वो आपकी कोई भी, वो आपकी खुद की अपनी वाइफ क्यों ना हो, अगर वो अब आजकल तो बड़ा ये भी, तो we need to ये stop. भी इशू बड़ा चर्चा में है। ये भी चर्चा में है आजकल। तो ये एक डेफिनेशन हमारे जो यंग जनरेशन भी है और जो सारे लोग हैं, उनके मन में एक एटलीस्ट एक क्लैरिटी होनी चाहिए इस डेफिनेशन की कि अगर जो भी मैं कर रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ वो उस महिला को मंजूर नहीं है, दैट इज नॉट वेलकम्ड बाय दैट लेडी। अगर वो वेलकम नहीं है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा, वो अपने आप। लेकिन मुश्किल क्या होती है, अगर आप रियल लाइफ केसेस देखें, ये कई बार एक्सेप्टेबल होता है, कई बार एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होती है और उस कंफ्यूजन के चलते मैं ऐड करना चाहूंगा एक बात, आप इस बात को शायद कॉम्प्लीमेंट करें। आमतौर पे हमारी महिलाएं, हम जिस तरह से अपनी लड़कियों का पालन पोषण करते हैं, जिस तरीके से हमारे समाज में है, हम बेसिकली उन्हें स्ट्रांगली नो कहना सिखा ही नहीं पाते हैं। सर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये कहूंगी कि डेफिनेटली कई बार कुछ लड़की, कोई किसी ने किसी को एक मैसेज भेजा, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज व्हाट्सएप पे यही हो रहा है भाई, एक व्हाट्सएप पे भेजा, फेसबुक पे भेजा, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने भेजा, तो एक महिला उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। वो एक बड़े डिसेंट तरीके से और पोलाइटली अगर वो ये मैसेज कन्वे कर रही है कि ट्राई टू अवॉइड, मुझे मैसेज मत करो, या फिर वो रिस्पॉन्ड उस तरीके से नहीं कर रही है, बताना ही नहीं चाह रही है। आगे वो पूछ रहा है आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, अच्छा मैंने ये सुना है, वो जवाब नहीं दे रही है, बट हाँ वो पोलाइटली आपको एक तरह से इनडायरेक्टली मैसेज दे रही है कि स्टॉप इट, ट्राई टू स्टॉप ऑल दीस थिंग्स। तो समवेयर मैसेज मिलता है, लेकिन कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो इस चीज को भी जानबूझकर उस मैसेज को इग्नोर करके कि हाँ उसने डायरेक्ट तो मना नहीं किया मुझे। तो कई बार फिर महिलाओं को आगे चलकर डायरेक्ट भी वो मना करती हैं, लेकिन डायरेक्ट भी मना करने के बाद वो रिपीटेडली कोई ऐसा है व्यक्ति जो ऐसे वो करता ही जा रहा है, तो फिर वो डेफिनेटली सर वो सेक्सुअल हरासमेंट में ही आएगा। और आपकी बात ये है जो आपने रखी है कि कई बार वो खुद भी अगर बात करती जा रही है, और अगर ऐसा है, अगर कोई महिला और कोई पुरुष आपस में चैटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और बिल्कुल इक्वल रिस्पॉन्स है दूसरी साइड से, तो जो पॉश एक्ट के बारे में अभी मैं अगर डिटेल में हम आगे चलेंगे तो मैं डेफिनेटली इंक्वायरी के बारे में भी बताना चाहूंगी कि कैसे इंक्वायरी होती है। तो जब इंक्वायरी कंडक्ट होगी तो वो पुरुष अपने वो सारे एविडेंस वो भी रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है, तो वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सकता है। और जब वो ये सामने आएगा, जो आईसीसी होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के सामने जो कंप्लेंट आई है और उन्होंने जो इंक्वायरी की है, तो उनके सामने जब ये सब चीजें आएंगी तो देन द सेम काइंड ऑफ एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट टू। ये पॉश एक्ट में लिखा गया है कि अगर कुछ कहीं पर भी ये लगता है कि महिला ने किसी मैलिशियस इंटेंशन से कंप्लेंट की है
या कुछ इस तरह से कुछ और रीजंस हैं उसके पीछे, तो और लड़का वो अपने मैसेजेस, अपनी कॉल डिटेल्स वो सब बताता है कि अगर मैंने रात को फोन किया तो शी हैज आल्सो स्पोकन टू मी फॉर गुड 1 hour और 2 hours। तो मैंने इसीलिए बात की क्योंकि वो आगे से बात कर रही थी, शी कुड ब्लॉक मी। तो अगर वो भी प्रूव कर सकता है बहुत सारी चीजों को, तो वो इनोसेंट प्रूव करके अपने इंक्वायरी को खत्म करवा लेगा अपने अगेंस्ट। देखिए, सवाल मैं दूसरी तरह से पूछना चाहता हूँ। इंक्वायरी खत्म करने का नहीं है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर हम लीगल नॉलेज रखते हैं तो लीगल जो प्रोविजंस हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मुझे लगता ये है हमें एक अवेयरनेस, खास तौर पे महिलाओं को सोशली एक अवेयरनेस ये भी देनी चाहिए कि वो इस तरह के इश्यूज को बहुत शार्पली हैंडल करें। मैं आपको बताऊं, देखिए, ऑफिस के लोग तो कलीग हैं, चलिए वो जानते हैं। इसके बावजूद भी आप फेसबुक पर चले जाइए, आप कहीं भी देखिए, मैसेंजर में जहां हरी बत्ती जलती दिखाई दी, लोग इतने एक्टिव हो जाते हैं रात में। जिस महिला के यहाँ ग्रीन लाइट है, लोग उसको ये मानते हैं कि तो एक इनविटेशन है, हाय हेलो आप कैसी हैं, और इस तरह की शुरुआत करना आरंभ हो जाता है। उसके बाद फिर वो मामला कहाँ जाता है ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें अपनी लड़कियों को, अपनी बहनों को, अपनी जो ऑफिस में काम करने वाली कलीग्स हैं, उनको ये ज्यादा समझाना चाहिए कि इस दुनिया में मैं पुरुष होकर इस बात को कह रहा हूँ, जब कभी इस तरह के केसेस हो जाते हैं, मैंने खुद इसको देखा है। कहने को एक महिला मेंबर होती है, लेकिन पूरा ऑफिस, पूरी कायनात उस पुरुष को बचाने के लिए जुट जाती है। सर, जैसे आपने ये वाला एग्जांपल एक कोट किया कि अगर ऐसा भी हो, आपके डेफिनेटली कुछ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, बट जैसे कि बताया मैंने कि हम लोग एक जाते रहते हैं सेमिनार्स कंडक्ट करने, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर भी करते हैं और बहुत हिम्मत वाले एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ऐसे ही एक पुरुष थे, उन्होंने स्पेशली सारी पूरे सेमिनार में खड़े होकर उन्होंने बताया कि वो HR डिपार्टमेंट में थे और कोई नई महिला आई थी और उनके साथ कोई सीनियर बहुत पोस्ट पे ऐसे थे इंसान की, वो उनके बारे में वो कहते मैं सोच भी नहीं सकता था कि जब उस महिला ने मुझे थोड़ा बहुत कहने की कोशिश की तो मुझे लगा ये महिला तो अभी नई नई आई है, उसको गलती लग रही है। वो तो इतने सभ्य, इतने अच्छे, इतने डिसेंट इंसान है, तिलकधारी हैं, बहुत अच्छा अपना पूजा पाठ करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने सीनियर हैं। तो ही सेड कि मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन फिर कुछ और बातें ऐसी सामने आई कि उसे विश्वास होने लगा। जो HR में थे, जो शेयर कर रहे थे हमारे साथ ऐसी चीजें, तो उनका ये कहना था कि मैं अभी, मतलब मैं अपने घर पे भी बोलकर आता था कि मैं इस महिला का साथ दूंगा। अगर ये आवाज उठाने वाली है, पॉश एक्ट के अंदर ही अपनी कंप्लेंट आगे, और मैं ये साथ दूंगा, मेरी नौकरी जाती है जाए, कोई बात नहीं, नौकरी और मिल जाएगी, लेकिन ये जो गलत हो रहा है, ऐसा पता नहीं इस इंसान ने कितनी और महिलाओं के साथ ऐसा किया होगा। तो सर, कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं, इंसानियत अभी भी जिंदा है, लोग साथ देते हैं। नहीं, लोग साथ देते हैं। हाँ, अगर गलत है कोई, तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन एज ए पर्सन मैं चाहता हूँ कि हमारी लेडीज को, महिलाओं को इन सब बातों को लेकर और ज्यादा चुस्त होना चाहिए और ज्यादा विवेकशील होना चाहिए, और किसी मुसीबत में पड़ने से पहले रास्ते सामने रखने चाहिए कि हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक केस, कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा, मेरे आंखों के सामने का केस है। बॉम्बे में एक महिला को बार बार ट्रांसफर किया जा रहा था। होता क्या है, जब आप किसी का कहना नहीं मानते हैं, वो तो अपनी नजरों से चीजें समझाते हैं, वर्ड्स भी इस्तेमाल नहीं करते, और जब महिला उस बात पे रजिस्ट करती है कि मुझे आपकी इस बात को स्वीकार नहीं करना है, तो रास्ता क्या निकलता है? ट्रांसफर को आप हैरेसमेंट में नहीं ले सकते हैं, उनके पास लॉजिक्स होते हैं हर चीज को ये करने के। एक दिन उस महिला ने ये डिसाइड किया कि उस बैंक के CEO बॉम्बे में आ रहे हैं, मैं क्यों ना उनसे मिलूं, उनको जाके मैं अपनी शिकायत करूं। CEO एक 5 स्टार होटल में जैसे नॉर्मली आप जानते हैं बैठे थे और उसने अपनी पर्ची भेजी। जैसे आमतौर पे होता क्या है, एक PA सॉर्ट ऑफ आदमी बाहर बैठ जाता है और जिनको मिलना होता है, जितनी टाइम होता है वो मिलवा देते हैं।
आप ये समझिए उस महिला को शाम को 8 बजे तक इंतजार कराया गया। दूसरे लोग मिलके जा रहे हैं, हाँ मैडम आपसे बात करेंगे, आप बात करेंगे। और आप जान के हैरान हो जाएंगी, 8 बजे के बाद जब वो महिला उनके रूम में पहुंची तो वहां पे एक और दूसरे एग्जीक्यूटिव और दे वर ड्रिंकिंग। अब कह रहे हैं आइए अब हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब सवाल ये है कि उस महिला अनकंफर्टेबल सिचुएशन, आप सोचिए, उन्होंने किसी ने उस महिला को कोई बुरा शब्द नहीं कहा। ये सारा सिचुएशन इतना खराब था कि वो महिला बेचारी भाग के रूम से बाहर निकली और निकलने में मैं चश्मदीद गवाह हूं इसलिए बोल रहा हूं, निकलने में वो गिर पड़ी, उसे चोट लगी और उसके बाद ये कह दिया गया कि वो तो बदतमीजी करने आई थी, अंदर आके गाली देके चली गई, कुछ नहीं हुआ, मामला कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे देश में जहां हम लोग अपने काम के प्रति, अपने पेशे के प्रति बहुत ईमानदार नहीं है, मैं एक सवाल पूछता हूं, वो जो लोग अंदर बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, वो महिला तो एक थर्ड पर्सन थी। अगर वहां उनकी बहन होती, उनकी पत्नी होती, उनकी बेटी होती तो क्या होता? सर सबसे पहली बात, बहुत ही डेफिनेटली बहुत ही अच्छा नहीं लगा मुझे ये सुनकर कि ऐसा कुछ हुआ। और इसीलिए कि ऐसे जो एक्सपीरियंसेस थे या ये अवेयरनेस, ये जो पॉश नहीं था है ना उस टाइम, ये तो पॉश के बाद की बात है, पॉश के बाद की, तो वो अवेयरनेस शायद नहीं थी या फिर वहाँ पॉश कंप्लाई नहीं हो रहा होगा। अभी हमने क्योंकि पॉश के बारे में डिटेल में बात नहीं की है, मैं अभी थोड़ा सा उसके बारे में भी बताना चाहूंगी। तो अगर ये पॉश एक्ट की अवेयरनेस उन लेडी को होती तो वो डेफिनेटली आईसीसी मेंबर्स के पास जाती और वो कंप्लेंट करती, उन्हें ये सिचुएशन फेस ही नहीं करनी पड़ती कि मुझे होटल में जाकर किसी सीईओ से मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये सारी बातें वो महिला कर चुकी थी और करके हार चुकी थी। ये लास्ट रिसोर्ट था कि मैं चलिए सीईओ से मिलती हूँ, उससे बड़ा तो कोई नहीं किसी ऑफिस में। तो मैं इसके लिए भी बीइंग एडवोकेट, बीइंग इन प्रैक्टिस, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर पॉश एक्ट में भी कोई चीजें ऐसी हैं जहां हमें ऐसा लग रहा है, जो महिलाओं को लग रहा है कि वो उनका साथ नहीं दिया जा रहा है, इंक्वायरी बहुत जस्टिफाइड तरीके से नहीं की जा रही है और कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है और वो बदतमीजी कंटिन्यू हो रही है, तो वो हमेशा शी कैन ऑलवेज अप्रोच टू पुलिस अंडर सेक्शन 354 जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट से डील करता है। उसमें बहुत सारे सब क्लॉजेस हैं, 354 A, B, C, D। तो उसमें स्टॉकिंग, उसके अंदर पिक्चर्स, उसके अंदर सब तरह का सेक्सुअल हरासमेंट आ रहा, अलग अलग तरीके की उसमें डेफिनेशंस हैं। तो वो 354 में FIR करवा सकती हैं और जब पुलिस स्टेशन जाओ तो वो पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट लेंगे और वो उसी वक्त विदिन 1 आवर वो वहाँ पर FIR रजिस्टर करते हैं। तो अब आजकल पुलिस ये भी करने लगी है, क्योंकि पुलिस को भी पॉश के बारे में अब ये जानकारी है। अब वो जाते हैं तो वो जाकर ऑफिस में भी वो रिपोर्ट बकायदा मांगते हैं कि इस लड़की ने ये कंप्लेंट दी थी, आपने इंक्वायरी की है, आप उस इंक्वायरी की रिपोर्ट हमें भी सबमिट करवाओ, क्योंकि अब इनको पुलिस स्टेशन आना पड़ गया है, तो हम बताएंगे हमारा ये केस अब कोर्ट में जाएगा। तो सर मैं थोड़ा सा पॉश के बारे में डिटेल अगर आपका बताइए। तो एक्चुअली पॉश जो एक्ट है वो मैंने बताया 2013 में आया है, उसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल। अब ये काम कैसे करता है, इसकी एक स्ट्रक्चर, एक जो बॉडी है वो कैसे काम करती है। पॉश एक्ट में एक आईसीसी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के चलते एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होती हैं जो कि एक महिला ही होती हैं, महिला ही आयुक्त होंगी वहाँ पर, उनकी ही वो पोजीशन, वो कोई सीनियर लेडी जो सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पर होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। फिर उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मेंबर्स होंगे। मिनिमम 2 मेंबर्स तो होने ही जरूरी हैं और नहीं तो 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, एज पर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। फिर उसके बाद ये आईसीसी की कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अगर कोई कंप्लेंट आती है तो ये आईसीसी हैंडल करती है। साथ के साथ उनको एक एक्सटर्नल मेंबर जो है वो हायर करना होता है, तो लेडी ही होती है, हायर करनी होती है उनको। तो एक्सटर्नल मेंबर की पोजीशन ये होती है कि जैसे मैं हूँ, एडवोकेट हूँ, लीगल नॉलेज है, सोशली एक्टिव हूँ,
सोशली हम लोग अपनी रीत फाउंडेशन भी चलाते हैं, या हमारी और भी कोई एनजीओ से रिलेटेड जो लेडीज हैं जो इसी उसमें हैं, काम करती हैं, तो एनी लेडी, दोज पीपल कैन बिकम एक्सटर्नल मेंबर। एक्सटर्नल मेंबर की जरूरत इसलिए की पड़ती है क्योंकि अगर कंप्लेनेंट और जो रिस्पोंडेंट है उसमें से अगर कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है विद द इंक्वायरी, तो वो लोग हमेशा एक एक्सटर्नल मेंबर को बुला सकते हैं ये कहकर कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज यू आर बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स द कंप्लेनेंट और द रिस्पोंडेंट। तो अगर उनको ऐसा फील हो रहा है कि अंदर अंदर से ये लोग अपने आप ही सब खिचड़ी पकाकर, और लेकिन माफ कीजिए, नौकरी करते हुए जब आपकी नौकरी स्टेक पे लगी हो तो आमतौर पे हर आदमी डिमोरलाइज होने लगता है। आई टोटली एग्री सर, क्योंकि मैं अपने आप भी एक्सपीरियंसेस कर चुकी हूँ। मेरे पास भी कुछ लेडीज आई हैं जिन्होंने आकर हमें कोर्ट में ही आकर ये बोला है कि मैम ऐसे से हम मजबूर हो गए थे कि हमें 354 करवाना पड़ा पुलिस स्टेशन जाके, क्योंकि पॉश की इंक्वायरीज जो थी वो हमें कहीं ना कहीं वो सप्रेस की जा रही थी। अनफॉर्चुनेट पार्ट मैं आपको ये बताता हूँ, जिस सीनियर एग्जीक्यूटिव को, लेडी सीनियर एग्जीक्यूटिव को रखा जाता है इंक्वायरी में, वो भी बायस्ड हो जाती है। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होती है, उसका कहना बार बार यही होता है कि इससे ऑर्गेनाइजेशन बदनाम होगा, आप अपने सारे के सारे जो ये हैं इन्हें विड्रॉ कर लीजिए कंप्लेंट्स को, और इस मामले को हम हश अप कर देते हैं। सर ये बहुत सैड पार्ट है अगर ऐसा कुछ होता है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि बीइंग अ लेडी अगर वो ऐसा कोई ऐसी महिला करना चाहे। तो मैं हमेशा, हम रेडियो बूज के थ्रू भी हम यही मैसेज सोसाइटी में, रेडियो बूज अपना काम कर रहा है। मैं तो, आपने बताया आपकी एक रीत फाउंडेशन भी है। मैं तो ये चाहूंगा कि कानून अपनी जगह है, कानून तो हर चीज के लिए बने हैं, और हमारे देश में लोग कानून को तोड़ने का रास्ता भी जानते हैं। कानून बाद में बन के आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसको किस तरीके से ब्रेक किया जाए उसमें पहले शुरू हो जाती है। जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर्स, कंपनियां सॉफ्टवेयर मार्केट में डालती हैं, पैसा आप लेकर आपको उसकी की देती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के आने से पहले पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स तैयार हो जाते हैं। सेम थिंग, हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है। तो मुझे ये लगता है कि सरकार अपने स्तर पे जो काम कर रही है, ऑफिस जो काम कर रहे हैं, वो एक खाना पूर्ति है, हो रही है। किसी फाउंडेशन को आगे बढ़ के महिलाओं को इस तरह की जागरूकता देनी चाहिए, या कोई एक हैंडबुक, मैं कहता हूँ इस जिसमें ये भी शामिल हो, और बहुत सारी चीजें क्या करें क्या ना करें, स्टोरीज। हमारी जो रीत फाउंडेशन है, दैट इज द फर्स्ट एंड ओनली फाउंडेशन इन इंडिया हु इज वर्किंग टुवर्ड्स दिस कॉज ओनली, एंड कीपिंग दैट थिंग इन माइंड ओनली वी हैव क्रिएटेड दिस फाउंडेशन। एंड you will be happy to know that recently we have launched one project Shakti, in which we are going to take 5 sessions of legal awareness, and उसमें से हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं। उसका लॉन्च हमारे चीफ गेस्ट जो थे मैम डॉक्टर राशिनी सिंह मैम जो है IGP क्राइम एंड दिस, उन्होंने किया था अभी साउथ सिटी 1 के क्लब में। मार्च में उसका लॉन्च हुआ था। अभी मई में हमने सेकेंड सेशन भी किया है, जिसके तहत हम जितने भी लोग आते हैं, हम कोई उसका कुछ चार्ज नहीं करते। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो रजिस्ट्रेशन फीस, ऑल्सो फ्री रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग इज फ्री। और लीगल अवेयरनेस के सेशंस हम लगा के उसमें जितनी ये महिलाओं से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, 498A, पॉश, बहुत सारी और चीज़ों को भी हम कवर करते हैं। और रिसेंटली हम अपनी रीत फाउंडेशन की एक बुकलेट भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर हम यही सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, और एक हैंडबुक टाइप की हम ये भी दे पाए उन लोगों को, ताकि क्विकली वो लोग। एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाहूंगा रितु जी, कामकाजी महिलाएं जो दफ्तरों में काम कर रही हैं, सिर्फ वे ही नहीं है जो घरों में आकर हाउस हेल्प की तरह से काम करती हैं, बहुत सारी सोसाइटीज में मेंटेनेंस के लेवल पे काम करती हैं। उन महिलाओं की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। उन पर आप कहेंगी उन पर ये कानून लागू नहीं होता, वहाँ तो 2-3 नहीं है, वो अकेली है, उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, उनको एब्यूज किया जाता है। समटाइम्स मेरी जानकारी में इस तरह के केसेस भी हैं कि मान लीजिए किसी अकेले पुरुष के घर में कोई महिला झाड़ू पोछे का काम करने आती है, उनके साथ बदतमीजी होती है, पैसा नहीं दिया जाता, अगर वो शिकायत करते हैं कहीं तो निकाल दिया जाएगा, या आपको सोसाइटी में एंट्री बैन कर दी जाएगी। तो इस तरह की परेशानियां भी हो रही हैं। बिल्कुल है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे पास लेबर क्लास में मुझे अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा खराब केस मेरे सामने आया।
एक मिस्त्री उन लेडीज को मजदूर रखता है अपने यहाँ, डेली वेज पे आके बैठ जाती हैं, जो उसकी शर्तों को एग्री करता है। व्हाट इज दिस? सर मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ऐसे हमारे पास भी ऐसे बहुत ऐसे केसेस आते हैं जो बहुत ही दुखदायक हैं और बहुत बुरा लगता है ऐसा सुनकर। कई महिलाएं हैं जिनकी बच्चियों के साथ ऐसी वो करते हैं। अभी एक रिसेंटली एक महिला आई तो कहने लगी कि घर में कुछ ऐसे हालात थे कि जिसकी वजह से उनको अपनी बच्ची, छोटी बच्ची को उनको काम पे वो लगी और जो भी हुआ, तो वहाँ पर भी उसके साथ कुछ बदतमीजी होने की वो हुई, तो उन्होंने FIR कराई। तो हमारे पास सर बहुत सारे ऐसे लीगल प्रोविजंस हैं, लेकिन बात यही है कि हिम्मत करनी है हम सबको यही मैसेज देना है सोसाइटी में कि हिम्मत आपने करनी है, आपको निकलना पड़ेगा। साथ देने वाले अच्छे लोग भी आएंगे, जरूर साथ देंगे। कई बार हम भी ऐसे, मैं बहुत सारे केसेस सर प्रो बोनो भी कर देती हूँ। मैं बहुत सारे ऐसी महिलाएं जो फीस नहीं दे सकती हैं या कुछ है, तो हम प्रो बोनो भी करते हैं, हम कोई मदद करते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम आपका एक केस डाल देते हैं, क्योंकि हमें लगता है सिर्फ एक पैसे की वजह से उनकी नहीं, कुछ NGOs को सामने आना चाहिए। हाँ, कुछ NGOs है, या फिर अगर कुछ जैसे बहुत सारी और भी हैं जो NGOs ये हेल्प कर सकती हैं। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है उनको, लीगल अवेयरनेस अगर हमारी रीड फाउंडेशन फैला रही है, तो हमारे पास भी हम सर सारे केसेस नहीं हम भी प्रो बोनो कर पाते हैं। तो एक डिपार्टमेंट भी है जिसका मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी। एक डिपार्टमेंट है जो कोर्ट में DLS है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिपार्टमेंट। तो वो बहुत ज्यादा इसी के लिए तरफ डेडिकेटेड है, और वो फ्री एडवोकेट्स, फ्री लीगल एड काउंसलर्स एंड फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं। हमें सिर्फ वहाँ पर जाकर एक एप्लीकेशन मूव करनी होती है, और उस एप्लीकेशन के चलते बिल्कुल उनको जो पैनल एडवोकेट 50 से 60 पैनल एडवोकेट्स हैं जो पैनल पे हैं, तो वो उनको फ्री में मिलेंगे उनके केसेस, उनको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। ऐसे ही सेम एक वन स्टॉप सेंटर है गुड़गांव में ही, और हर जगह है वो डिस्ट्रिक्ट में। उसके चलते भी महिलाओं को अगर वो किसी तरीके से घरेलू हिंसा की शिकार हैं, और जैसे कि आपने बताया डोमेस्टिक वर्कर्स भी हैं या कुछ है, तो वो वन स्टॉप सेंटर में जा सकती हैं। अगर पुलिस स्टेशन, क्योंकि वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी जगह बनी जहां एकदम मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी फ्री में, निःशुल्क उनको सब कुछ मिलेगा, लीगल एड काउंसलर्स मिलेंगी जो आकर उनको गाइड करेंगी, 2 दिन का उनको शेल्टर मिलेगा, वहां पर खाना मिलेगा, सब चीजें होंगी ताकि वो थोड़ी सी मेंटली स्टेबल हो जाए अगर उनको आगे चल के कुछ स्टेप भी लेना है तो। पुलिस से बकायदा हेल्प करवा कर उनको अगर FIR करवानी होती है, तो वहाँ जो वन स्टॉप सेंटर की जो लेडी है वो भी बहुत अच्छी हैं और मदद करती हैं। मैं भी वहाँ पे पैनल हूँ एज अ लीगल एड काउंसिल। और तो ऐसी बातें हमारे गवर्नमेंट ने सर बहुत सारे लीगल लेकिन ये जागरूकता जिस आदमी तक पहुंचनी चाहिए उस तक नहीं पहुंच बस हमारी मेन एक्चुअली यही एक प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए हम जहाँ जहाँ DLS से भी बहुत लीगल कैंप्स लगाते हैं, बहुत ज़्यादा लीगल कैंप्स लगाते हैं। हम उनकी तरफ से मैं भी जाती रहती हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, NGO में, या फिर बहुत सारे और पैनल एडवोकेट्स हैं जो शीतला माता मंदिर के वहाँ पर भी हमारे लीगल। मुझे कभी कभी ये लगता है लाइक जैसे मैं अगर अपनी सोसाइटी की बात करूँ तो वहाँ जितनी मेड्स आती थी वो जब बीमार हो जाती थी उनके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। गुड़गांव जैसे शहर में किसी डॉक्टर के पास जाइए 500 रुपए से कम तो किसी की फीस ही नहीं है। तो ऐसे में हमने एक सुविधा वहाँ शुरू की कि हमारे यहाँ 2 वीक में 2 दिन एक डॉक्टर हमने रखा जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रीटमेंट देगा। तो इस तरह की सुविधाएं मैं समझता हूँ हमें इस स्तर पर जाकर हर सोसाइटी में कम से कम 200, 250 डोमेस्टिक हेल्प्स हैं। तो किसी लेवल पर इन सब की बात भी हमें उठानी चाहिए। सर वही है, जैसे कि लीगल अवेयरनेस के हम कैंप लगा सकते हैं। जैसे आप कभी भी, आप मुझे भी अगर कहोगे, मैं आपकी सोसाइटी में आके हम उन डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए लगा सकते हैं एक कैंप और उनको एक जागरूक कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए बात क्या है, इसमें भी थोड़ा सा गवर्नमेंट का कॉपरेशन जरूरी होगा। वो इसलिए जैसे ऑफिसेज में ये तय किया गया कि यहाँ पे आपको इस तरह का एक सेल बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो बड़ी सोसाइटीज हैं जहाँ बहुत सारे फ्लैट्स हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे भी वर्कर्स को लेकर भी हमें इस तरह की बातों को आगे कानून में लाने के लिए
आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, हम डीएलएसए की तरफ से भी कैंप लगवा सकते हैं, हम उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, आज ऋतु जी बहुत बड़े खुले तरीके से हमने इस समस्या को हैंडल किया है, और मैं समझता हूँ रेडियो बूस्ट के जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो हम लोगों को सुन देख रहे हैं, कम से कम वे अपने मन में इस विषय को लेकर गंभीर तो होंगे, सोचेंगे सही, और जहां तक हो सकेगा इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, मैं भी यही चाहूंगी कि अब कोई भी महिला, वैसे तो जो मेरा अब एक्सपीरियंस हो रहा है, तो अब महिलाएं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं और खूब उन्हें होना सशक्त चाहिए। हैं। हाँ, बहुत सशक्त उन्हें होना चाहिए। अवेयर हैं। बट हाँ, जो नहीं है, तो हमारा फर्ज बनता है कि और लोगों को जागरूक करते रहें और उनकी मदद करते रहें। और मैं भी इसी नोट के साथ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।